ठीक है, तो आज हम करेंगे डिजाइन ऑफ बीम्स। ऑब्वियसली हम स्टील बीम्स की डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको मेथड्स ऑफ डिजाइन नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपने लास्ट टाइम आरसीसी में किया है मेथड्स ऑफ डिजाइन। वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड किया है ना। वर्किंग स्ट्रेस यानी परमिसिबल स्ट्रेसेस, लिमिट स्टेट यानी जिसमें कि हम यील्ड स्ट्रेस तक जाते हैं, वो वाला, राइट। लोड फैक्टर्स फैक्टर्स होते हैं जिसमें। तो सीधा ही डिजाइन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, डिजाइन ऑफ बीम्स। स्टील बीम्स में जनरली टर्मिनोलॉजी कुछ इस्तेमाल करते हैं हम, यानी कि टाइप्स ऑफ बीम्स जो डिफाइन करते हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है उसके बेस पे करते हैं। जैसे कि मेन और प्राइमरी जो बीम होती है उसको हम गर्डर बोलते हैं। आप सबने सुना होगा गर्डर वर्ड स्टील में, है ना शिवम, सुना है ना गर्डर वर्ड, राइट। तो मेन बीम्स को हम गर्डर्स कहते हैं, सेकेंडरी बीम्स को हम जॉइस्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ बाद में बता देंगे बेटा, वो बाद में पूछ लेना। प्लेट गर्डर, हाँ प्लेट गर्डर होता है वही गर्डर, यानी कि बीम, मेन बीम जो कि प्लेट्स को यूज करके बनती है, राइट। मगर प्लेट गर्डर, प्लेट को यूज करके हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें उस कैपेसिटी का रोल्ड सेक्शन रेडीमेड अवेलेबल नहीं होता। ये बड़े स्पैन्स के लिए इस्तेमाल होता है ना प्लेट गर्डर, इसलिए 18 मीटर से ऊपर के स्पैन्स हैं जो, तो वो प्लेट से बनता है इसलिए उसे प्लेट गर्डर कहते हैं। मगर होती तो बीम है, वो भी बेंडिंग के थ्रू लोड्स रेजिस्ट करते हैं। सेकेंडरी बीम को हम कहते हैं जॉइस्ट, राइट। लिंटल्स आप सबने सुना होगा, लिंटल जो कि ओपनिंग में लगाया जाता है, ओपनिंग से ऊपर का जो वॉल है या कोई भी जो पोर्शन है उसका लोड लेने के लिए उसे लिंटल कहते हैं। परलिन्स, परलिन्स क्या होते हैं पता है सबको? आपने रूफ कंपोनेंट्स देखे होंगे ना बेटा, एक मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था तुम्हें, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ रूफ। तो अगर आप एक वो बना रहे हैं, डिफरेंट ट्रसेस हैं, एक ट्रस मान लीजिए ये है और एक ट्रस ये है, एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे होती है ना ट्रसेस, हाँ रूफ ट्रस में लगता है, ठीक है। तो ये जो मेन एलिमेंट होता है टॉप वाला, इसको तो हम कहते हैं राफ्टर, राइट। राफ्टर के ऊपर ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ट्रसेस का। यहाँ पर एक रूफ ट्रस से लेके दूसरे रूफ ट्रस तक ऐसे करके बीम्स होती हैं जिनको हम कहते हैं परलिन्स। और इन परलिन्स के ऊपर जो रूफ कवरिंग मटेरियल है वो आता है। तो परलिन्स भी एक तरह से बीम्स हैं जो कि रूफ ट्रसेस के ऊपर सपोर्टेड होती हैं। परलिन किस पे? राफ्टर पे, प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं, उसके ऊपर सपोर्टेड होती हैं। और परलिन्स के ऊपर क्या होता है? रूफ कवरिंग मटेरियल, जिससे भी आप कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो परलिन्स, राफ्टर, स्पैंड्रल्स, स्ट्रिंजर्स, बाहर की जो बीम्स हैं, स्टेयरकेस में एक बीम इस्तेमाल होती है, स्ट्रिंजर बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स उसको बताते हैं, ठीक। अब जो स्टील बीम्स मैं बेसिकली कर रही हूँ उनके दो मेन टाइप हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं उसको दो तीन वर्ड से बोलते हैं, लेटरली स्टेबल, लेटरली अनस्टेबल, लेटरली रीस्ट्रेन्ड, अनरीस्ट्रेन्ड, लेटरली सपोर्टेड, अनसपोर्टेड। ये दो ही तरह की बीम है जिनको कहते हैं। देखिए स्टील बीम्स, लेटरली अनरीस्ट्रेन्ड बीम या अनस्टेबल या अनसपोर्टेड, ठीक है। लेटरली रीस्ट्रेन्ड बीम्स यानी कि सपोर्टेड या स्टेबल, लेटरली स्टेबल बीम एक ही बात है। किसी बुक में कुछ इस्तेमाल करते हैं, किसी बुक में कुछ इस्तेमाल करते हैं, बट मेनली दो तरह की बीम्स होती हैं स्टील, राइट। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है नीरज। तो मैं तुम्हें लेटरली रीस्ट्रेन्ड, जैसे कि रीस्ट्रेन्ड और सपोर्टेड, यानी एक बीम जो कहीं पर किसी तरह से सपोर्टेड है। सपोर्ट तो वैसे दोनों ही तरफ होती है बीम में, एक इस तरफ होती है एक इस तरफ होती है, मगर हम यहाँ पर स्टील बीम्स की बात कर रहे हैं। उसमें
ये तो एंड सपोर्ट्स हैं। इसके अलावा किस सपोर्ट की बात हो रही है? लेटरल सपोर्ट की। लेटरल का मतलब होता है साइड से। तो देखिए क्या है, when a beam is in bending there is a tendency for the top flange which is in compression to pull the section out of the plane and cause buckling. In order to prevent this and allow the section to achieve its full moment capacity, it is important that the compression flange is restrained so that only vertical movement of the beam is allowed. Such beams are designed as restrained or laterally supported beams. यानी कि ये किस सपोर्ट की बात कर रहा है कि ये जो आप जनरली आई सेक्शन इस्तेमाल होते हैं बीम्स में, या फिर चैनल्स अगर आप कर रहे हैं, परलिन्स हैं जैसे, चैनल्स के भी बनते हैं। तो ये जो कंप्रेशन फ्लैंज है, राइट, कंप्रेशन फ्लैंज है जो बीम का, अगर ये सपोर्टेड है, राइट, तो हम उसको कहते हैं लेटरली सपोर्टेड या लेटरली रीस्ट्रेन्ड बीम। ठीक है, कंप्रेशन फ्लैंज को क्यों लेटरली सपोर्ट कर रहे हैं हम या रीस्ट्रेन कर रहे हैं? जिससे कि ये मूव ना करे। क्या होता है, अगर मान लीजिए ये आपकी बीम है और ये स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है, तो ये जो फ्लैंज है इट इज अंडर कंप्रेशन। ये तो पता है सबको, स्ट्रेस डायग्राम सबको मालूम है। तो जब ये कंप्रेशन के अंडर होता है तो कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन में हमने अभी कंप्रेशन मेंबर पढ़े हैं, क्या हो सकता है? बकलिंग। तो कई बार क्या होता है, ये एलिमेंट यही बकल कर जाता है, तो आपका जो कंप्रेशन प्लेन जो कि सीधा था वो कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगी उसमें, राइट। या फिर वेब है जो, राइट, वेब में क्या होगा? वेब में, अब वेब भी, अब सपोर्ट पे अगर मैं कहूँ, ये देखिए सपोर्ट पे या ये यूडीएल आ रहा है इस पर, तो ये जो वेब है ये अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कंप्रेशन में होने की वजह से क्या हो सकता है? इसको ये बकल कर सकता है, या फिर कंप्रेशन में फेल कर सकता है, क्रशिंग हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। मगर ये जो हम लेटरली सपोर्टेड की बात कर रहे हैं, ये हम फ्लैंज की बात कर रहे हैं कि फ्लैंज जो है, टॉप फ्लैंज जो है, इट शुड बी लेटरली रीस्ट्रेन्ड, जिससे कि इसका साइड से साइड मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, राइट। वर्टिकल मूवमेंट तो होगी, जो डिफ्लेक्शन है वो तो होगा, मगर साइड मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, जैसे कि यहाँ लिखा है, ये कंप्रेशन फ्लैंज इज रीस्ट्रेन्ड सो दैट ओनली वर्टिकल मूवमेंट इज अलाउड, साइड मूवमेंट अलाउड नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए ये आपकी बीम है, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में तो होगा, मगर अगर मैं कहूं कि ये अगर आई सेक्शन है आपका, तो ये इस तरह से मूव नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे मूव नहीं करेगा, तो साइड मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर साइड मूवमेंट नहीं पॉसिबल है तो हम उसको कहते हैं लेटरली रीस्ट्रेन्ड या लेटरली सपोर्टेड बीम। अभी आगे डायग्राम्स और आएंगे राजीव, उसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कंडीशंस टू क्वालिफाई एज a laterally restrained beam. It should not laterally buckle. None of its elements should buckle until a desired limit state is achieved. Limit state of serviceability must be satisfied. Member should behave in accordance with the expected performance of the system. चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा। अब मैं तुम्हें पहले लेटरली वो दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ तुम्हें दिख रहा है कंप्रेशन फ्लैंज को क्या हुआ है? फ्लैंज में बकलिंग हुई है, लोकल बकलिंग। देखिए दिखाई दे रहा है नीरज, है ना। तो ये लेटरली रीस्ट्रेन में ये अवॉइड होता है, ओके, ठीक है। चलो अब फेलियर मोड्स पे आओ। When all the beam cross-section has become plastic, the beam fails by formation of a plastic hinge at the point of maximum imposed moment. The bending moment cannot be increased and the beam collapses as though a hinge has been inserted. ये थोड़ा सा समझा देती हूँ, यहाँ थोड़ी जगह है। देखिए ये आपकी बीम है, ओके,
न्यूट्रल एक्सिस वगैरह सबको मालूम है। अब इस पे बेंडिंग हो रही है, राइट? बेंडिंग होती है तो क्या होता है, ऐसा स्ट्रेस डायग्राम आता है। ये स्ट्रेस डायग्राम आया, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, यहाँ पर से एफ मैक्सिमम स्ट्रेस है बीम में किसी एक पॉइंट पर। अब आपने इसका लोड और बढ़ाया, लोड बढ़ाया तो क्या होगा, स्ट्रेसेस बढ़ेंगी। स्ट्रेसेस बढ़ेंगी तो एक स्टेज आएगी जब यहाँ पर एफ वाई हो जाएगा, है ना, यील्ड स्ट्रेस आ जाएगी। यील्ड स्ट्रेस कौन सी फाइबर पर होगी, एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर कंप्रेशन में, एक्सट्रीम फाइबर टेंशन में यील्ड स्ट्रेस आ गई। अब वहां पर तो हम ये कहते थे कि इसके बाद ये लोड नहीं ले सकता, मगर स्टील में क्या होता है, आरसीसी में अब यही कहते थे ना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, मगर स्टील में क्या होता है कि हम प्लास्टिक डिजाइन करते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं तुम्हें समझाऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा समझाने की आसान शब्दों में कोशिश करूंगी। प्लास्टिक डिजाइन में क्या होता है, हम ये मानते हैं कि ये जो सेक्शन है अभी आई सेक्शन, जिसमें कि एक्सट्रीम फाइबर में एफ वाई स्ट्रेस आ गई है, ये अभी भी लोड ले सकता है, राइट? तो ये लोड कैसे लेगा कि ये जो एक्सट्रीम फाइबर थी ये तो एफ वाई पर ही रहेगा, मगर उससे जो नेक्स्ट फाइबर है ये, यहाँ पर तो यील्ड स्ट्रेस नहीं है, तो ये वाली फाइबर अब लोड नहीं लेगी, मगर जो फाइबर यील्ड स्ट्रेस से कम स्ट्रेस्ड है वो सब लोड लेंगी अभी। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर आप लोड अभी भी बढ़ाते रहते हैं तो इस तरह का स्ट्रेस डायग्राम आ जाएगा। मतलब ये एफ वाई है, ये देखिए एक्सट्रीम से नीचे वाली फाइबर्स भी एफ वाई स्ट्रेस्ड, राइट? अगर आप इसके बाद भी लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये सारी की सारी फाइबर्स न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, they will be stressed to their maximum capacity which is called as yield stress, right? ठीक है ना? अब ये सारा का सारा सेक्शन जो है ऊपर और नीचे, they are using its maximum potential, मतलब कि यील्ड, और यील्ड पे आप क्या मानते हैं कि यील्ड पे हम ये मानते हैं कि जो मटेरियल है इसके बाद ये फ्लो करेगा, है ना, यहां तक लोड लेगा, इसके बाद क्या होता है, strain keeps on increasing without increase in additional load या stress। तो अब जब ये सिचुएशन आती है तो मैं ये कहती हूं कि ये जो सेक्शन था इट विल फ्लो, राइट, इट विल फ्लो। फ्लो का मतलब ये है कि हम ये एज्यूम करते हैं प्लास्टिक डिजाइन में कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल हिंज बन गया, ये सेक्शन विल बिहेव लाइक अ हिंज। और हिंज क्या होता है तुमको पता है, हिंज में रोटेशन जो है वो फ्री होता है, रोटेशन फ्री होता है। तो अगर ये आपकी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोज करिए, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है यूडीएल का, सेंटर में मैक्सिमम होता है WL²/8। तो सबसे पहले ये जो हिंज है इसको हम कहते हैं प्लास्टिक हिंज। ये कहां पर बनेगा, जहां मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये सेंटर पर एक हिंज फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि जो सेक्शन सेंटर पर है आई सेक्शन वो यील्ड कर जाएगा। यील्ड कर जाएगा का मतलब है कि ये फ्लो कर जाएगा और ये फ्री हो जाएगा सेक्शन रोटेट करने के लिए। अब ये जो पहले ही ये डिटर्मिनेट था, सिंपली सपोर्टेड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, सबको मालूम है। एक और हिंज अगर मैं यहां बना देती हूं तो ये बन जाता है मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म अनस्टेबल होता है। समझ आ रहा है या मैं कुछ ज्यादा बता रही हूँ अभिषेक, समझ आ रही है मेरी बात? नीरज, विशाल, अच्छा ठीक है। तो जो डिटर्मिनेट से अब ये मैकेनिज्म बना, तो हम जो ये प्लास्टिक डिजाइन स्टील का जो होता है उसमें हम ये मानते हैं कि जैसे ही ये स्ट्रक्चर मैकेनिज्म बनेगा ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म बनने के लिए अगर डिटर्मिनेट है तो एक ही हिंज चाहिए,
इसको, है ना। अगर इनडिटर्मिनेट है तो पहले वो डिटर्मिनेट बनेगा और उसके बाद मैकेनिज्म बनेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेज है जहां पर एफ वाई पूरे सेक्शन पर आ जाता है, उस समय हम कहते हैं कि सेक्शन प्लास्टिक हो गया, ओके। और इस मोमेंट को जो इस सेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग है उसको हम कहते हैं एमपी, प्लास्टिक मोमेंट। बेटे एफ वाई यील्ड स्ट्रेस है, परमिसिबल नहीं है राजीव, परमिसिबल अलग है। एफ वाई यील्ड स्ट्रेंथ है स्टील की, ओके। ये प्लास्टिक मोमेंट है, इसको हम कहते हैं एमपी, इस स्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंट है, ओके। क्या बोलते हैं उसको? एमपी, प्लास्टिक मोमेंट। और एक और टर्म आप पढ़ेंगे जेड पी। आपने जेड पढ़ा होगा, सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस पढ़ा है ना। सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन जेड पढ़ा है या नहीं, है ना। सिमिलरली जेड पी हम कहते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ओके। तो इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगी मैं प्लास्टिक डिजाइन में। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो स्टेजेस हैं, ये आपको स्टेजेस दिखाई ना, जब एफ वाई पूरा आ जाता है तो हम उस सेक्शन को क्या कहते हैं? प्लास्टिक, राइट। और जब पूरा नहीं है, हम इस स्टेज को कहते हैं सेमी प्लास्टिक, सॉरी कॉम्पैक्ट, इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट। अभी आगे आएगा ये, ठीक है। प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, फिर जब यील्ड स्ट्रेंथ है एफ वाई एक्सट्रीम फाइबर में सिर्फ, उसको हम कहते हैं सेमी कॉम्पैक्ट, राइट। और ये जब वो सेक्शन जब एफ वाई भी नहीं पहुंचता और ये स्लेंडर एलिमेंट है, उससे पहले ही अगर ये बकलिंग में फेल कर जाता है तो उसको हम कहते हैं स्लेंडर। तो इसी फिगर को आगे रिपीट करेंगे जहां मैं सेक्शन समझाऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील सेक्शंस। अभी तुम उसको छोड़ दो, ये देखो लेटरली रिस्ट्रेन्ड और अनरिस्ट्रेन्ड की जो हम बात कर रहे थे, ये फ्लैंज बकलिंग दिख रहा है सबको। तो जो अनरिस्ट्रेन्ड बीम होती हैं उसमें फ्लैंज बकलिंग होती है, और जो रिस्ट्रेन्ड बीम होती है उसमें क्योंकि हम टॉप फ्लैंज को सपोर्ट कर देते हैं, वहां पर ये बकल नहीं करता, ठीक है। आपको रिस्ट्रेन्ड और अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब समझ आ गया अभिषेक, नीरज, राजीव? रिस्ट्रेन्ड एंड अनरिस्ट्रेन्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी अभी रहने दो, ये बाद में समझाएंगे ना। ये भी छोड़ दो। ये देखिए लोकल बकलिंग दिखा रखी है रोहित, है ना। ये भी बकलिंग है, फ्लैंज की बकलिंग है। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। IS 800 में टेबल 2 है, टेबल 2 है जिसमें कि डिफरेंट स्टील एलिमेंट्स के सेक्शंस क्लासिफाई कर रखे हैं, अभी दिखा देंगे आपको, ठीक है। ये वहीं से लिया गया है। इसमें 4 तरह के सेक्शंस हैं, देखिए, प्लास्टिक, है ना, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, स्लेंडर। प्लास्टिक सेक्शन कौन सा है? क्रॉस सेक्शंस व्हिच कैन डेवलप प्लास्टिक hinges and have the rotation capacity required for failure of the structure by formation of a plastic mechanism। तो प्लास्टिक सेक्शन कौन सा है? जिसमें पूरा का पूरा सेक्शन यील्ड स्ट्रेस जिसमें आ जाती, ये वाला था ना जिसका स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। ये प्लास्टिक सेक्शन है। compact section, cross section which can develop plastic moment of resistance। plastic moment of resistance क्या था? MP, जो कि इसके corresponding था। but have inadequate plastic hinge rotation capacity for formation of a plastic mechanism। तो वो section जिसमें MP तो बन रहा है मगर hinge पूरी नहीं बनती इसमें, तो ये रोटेट नहीं होता, इसलिए हम इसे कहते हैं compact। semi compact, cross sections in which the extreme fiber can reach yield stress, ये वाला FY।
बट कैन नॉट डेवलप द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू लोकल बकलिंग, यानी इसके बाद ही वो जो उसका फ्लैंज है आई सेक्शन का, वो बकल कर जाता है। ठीक है, सेमी कॉम्पैक्ट में ये स्टेज आने के बाद आपकी लोकल बकलिंग हो जाती है, तो आप एमपी डेवलप नहीं कर पाते, एमपी से कम रहता है मोमेंट है जो इसमें। ठीक है, पहले ही बकलिंग हो जाती है। और स्लेंडर सेक्शन कौन से है? स्लेंडर वो सेक्शन है जिसमें कि क्या हो गया, हाँ, जिसमें ये वाली स्ट्रेस भी जो है इट इज लेस देन एफ वाई, और उससे पहले ही बकलिंग हो जाती है। क्रॉस सेक्शन इन विच द एलिमेंट्स बकल लोकली इवन बिफोर रीचिंग यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो उनको हम स्लेंडर कहते हैं। IS 800 में इन 3 सेक्शंस का डिजाइन है, इसका नहीं है स्लेंडर सेक्शंस का, दे आर आउटसाइड द स्कोप, उसके लिए IS 801 है। ठीक है, तो ये 3 तरह के स्टील सेक्शंस हैं जो कि आप डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग IS 800। ओके नीरज, इसी चीज को अब नीचे ग्राफ में समझा रखा है, देखिए देखा, ये समझ आ रहा है? वही चीज दोबारा समझाई हुई है। प्लास्टिक सेमी कॉम्पैक्ट, देखिए ये MP तक गया है जहां पर रोटेशन पूरा है और MP भी है, ये MP प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, रोटेशन है। सेमी कॉम्पैक्ट में MP तो बन रहा है, सॉरी MP नहीं बन रहा है, ऊपर वाला जो है ये FY तो बन जाता है मगर हिंज नहीं बनती पूरी, राइट। और इसमें कॉम्पैक्ट नहीं दिखा रखा है, इसमें कॉम्पैक्ट दिखा रखा, कॉम्पैक्ट भी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट में MP बनता है मगर रोटेशन पूरी नहीं होती, सो दिस इज कॉम्पैक्ट। ओके ओके राजीव, 4 तरह के सेक्शंस हैं, ये है F is less than FY, and this is FY, and this is whole of it is FY, and whole of it is F. Okay, classification based on moment rotation characteristics. अब ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सेक्शन है, यानी कि मान लो मैं कहूं कि मेरा पास जो ISMB 400 है वो किस तरह का है, क्या वो प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है या स्लेंडर है। तो इस सेक्शन को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो इसको क्लासिफाई करने के लिए IS 800 में टेबल 2 है। ओके, टेबल 2 है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बेस पर ये डिफाइन कर रखा है कि वो सेक्शन प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है या स्लेंडर है। जैसे कि ये जो प्लास्टिक सेक्शन है वो अगर क्लास 1 से कम वैल्यूज आती हैं तो प्लास्टिक होता है, क्लास 1 और 2 के बीच में है तो कॉम्पैक्ट होता है, क्लास 2 और 3 के बीच में है। अब ये क्लासेस क्या है ये तुम्हें ये टेबल देखकर समझ आएगा। टेबल 2 मैं यहाँ भी रेप्लिकेट कर रखी है, देखिए आप भी निकाल सकते हैं IS 800 अगर हार्ड कॉपी है तो टेबल 2। तो ये जो कॉम्पैक्ट सेमी कॉम्पैक्ट है ये किस चीज के बेस पर है? विड्थ अपॉन थिकनेस रेशियो, विड्थ अपॉन थिकनेस रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो ये टेबल है, ये देखिए रोल्ड सेक्शन B/TF क्लास 1 प्लास्टिक दिख रहा है, ये अपर लिमिट्स दे रखी हैं, अगर इससे कम है तो मैं उसे प्लास्टिक कह दूंगी, राइट। अगर इन दोनों के बीच में है तो हम उसे कॉम्पैक्ट कहेंगे, समझ रहे हैं? तो ये टेबल एक बार ध्यान से देखना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे नहीं होता है, राइट, ऐसे समझ में नहीं आता है। चलो
उसको बाद में देखेंगे। आप बस ये ध्यान रखिए कि 4 सेक्शन है। अब ये देखिए किस तरह से हम बीम को लेटरली सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी बीम ही आरसीसी के अंदर, सॉरी कंक्रीट के अंदर एम्बेड कर दिया। ठीक है, तो ये लेटरली सपोर्टेड बीम है। इस तरह से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ये लेटरली सपोर्टेड बीम है। इस तरह से अगर जो बच्चे मेरे साथ गए थे ना वहां स्टील बिल्डिंग की विजिट पे, वहां पर ये इस्तेमाल हो रही थी, बीम विद मेटल डेकिंग। वहां पर पूछा भी था बच्चों ने कि शियर स्टड्स वहां पे ना इस तरह से लगाए हुए थे, तो बच्चे कह रहे थे ये क्या है। याद है कौन गया था मेरे साथ? जो गए थे बच्चे अफ्रीका एवेन्यू, उनको याद है थोड़ा बहुत, है ना? वहां पर ये शियर स्टड्स इस्तेमाल हो रहे थे, आई सेक्शन आई बीम्स थी जिसके ऊपर मेटल डेकिंग डाल रहे थे और वहां पर स्टड्स लगा रखे थे। तो ये तीनों फॉर्म्स हैं लेटरली सपोर्टेड बीम्स। 3 तरह से आप इस फ्लैंज को सपोर्ट कर सकते हैं और आप ये मान सकते हैं कि ये जो फ्लैंज है ये अब बकल नहीं करेगा। राइट, लोकल बकलिंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, चलो वेब बकलिंग में बाद में समझाऊंगी, अभी मैं तुम्हें सीधा डिजाइन पर आते हैं। ओके, design of beams for bending is addressed in the code under 2 different categories: beams under bending with low shear, beams under bending with high shear. Okay, ये बाद में कर। चलो लो shear, जब V is less than 0.6 VD, VD is design shear strength, और ये जो V है ये लोड्स की वजह से जो shear force डेवलप हो रही है। ओके, हर बीम में दो चीजें होंगी ना, shear force और बेंडिंग मोमेंट। ये हम लोड से निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल लोड से, तो ये एक्सटर्नल लोड्स की वजह से जो V है वो ये है, और BD क्या है? डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ उस बीम की, मटेरियल की वजह से, उसकी ज्योमेट्री की वजह से कितना शेयर वो ले सकती है वो। तो अगर ये 0.6 से कम है तो हम उसको लो शेयर केस कहते हैं। लो शेयर केस में बेंडिंग स्ट्रेंथ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बीम का कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एमडी इज इक्वल टू बीपी जेडपी एफ वाई अपॉन दिस। ये फैक्टर्स ये कोड के अंदर है, सीधा कोड खोला है, खोले कोड दिखा दें आपको, पहले 2 स्लाइड और दिखा देती हूँ फिर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये where beta is equal to 1.0 for plastic and semi compact section, beta is equal to ZE upon ZP for semi-compact, Fy yield stress, gamma MO partial safety factor. High shear, when the design shear force V exceeds 0.6 VD, यानी V is greater than 0.6, तो कैसे निकालना है? हाँ अभी दिखा देती हूँ बेटा मैं। MD is equal to MDV, थोड़ा ये मैंने वहीं से यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो मोमेंट कैसे निकालना है? ऐसे निकालना है, ये फॉर्मूला कोड में दिया हुआ है। ओके, अभी ये स्टेप्स आ गया, इससे पहले मैं तुम्हें कोड दिखाती हूँ। सबको दिख रहा है? ऐसा है, आज मैं जो तुम्हें मटेरियल दे रही हूँ ये आप पढ़ेंगे। ओके, जितना भी दे रही हूँ इसको आप थोड़ा सा पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर ज्यादा होगा। अच्छा, शो नहीं हो रहा, अभी शो करते हैं बेटा। अभी थोड़ा थ्योरी है तो उतना समझ नहीं आएगा, बट जब हम इसी को न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ओके, अब दिख रहा है सबको? कोड दिख रहा है बेटा? सेक्शन 8 डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, तो मैं क्लॉजेस बता रही हूँ, वो क्लॉजेस पढ़ने हैं। ठीक है, 8.1 8.2 दिख रहा है, डिजाइन स्ट्रेंथ इन बेंडिंग। ओके, 8.2 ये आ गया, M शुड बी लेस देन इक्वल टू MD। MD इज डिजाइन मोमेंट, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उस सेक्शन का, M एक्सटर्नल लोड्स की वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो। तो हमें सिर्फ लेटरली सपोर्टेड बीम करनी है, अनसपोर्टेड नहीं करनी। राइट, ठीक है रोहित?
लेटरली सपोर्टेड में शियर बकलिंग नहीं लेना। इसके बाद मैं जो मार्क कर रही हूँ वही करने हैं खाली, ठीक है। 8.2.1.2 देखिए वही वाला फॉर्मूला है जो स्लाइड में लिखा हुआ था, राइट। ये 0.6 VD से जब ज्यादा होगा तो आपने 8.4 के हिसाब से डिजाइन करना है सेक्शन, ओके। अच्छा, ये होल्स नहीं करने इन टेंशन जोन। क्यों नहीं करने होल्स टेंशन जोन में? ये सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है। ये कब काम आते हैं? जब बिल्ट अप सेक्शन होता है, मगर तुम्हारे सिलेबस में बिल्ट अप बीम्स नहीं है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक है विशाल, बिल्टअप में होल्स हो जाएंगे ना। अगर ये आई सेक्शन है और तुमने यहाँ पर प्लेट लगा दी तो यहाँ पर आप बोल्ट लगाएंगे तो यहाँ होल्स हो जाएंगे टेंशन जोन में, राइट। ये जो क्लॉज एक्सप्लेन कर रहा है, मगर क्योंकि बिल्टअप बीम सिलेबस में नहीं है तो हम ये नहीं कर रहे हैं, ओके। तो आप यहाँ तक पढ़ेंगे, 9.2 पे जाएंगे इसके बाद सीधा, वहां देखेंगे कैसे करना है। अच्छा, इसके बाद इसके नीचे वाले नहीं करने पर शेयर करना है। मैं तुम्हें शेयर दिखाती हूँ। लेटरली अनसपोर्टेड नहीं करनी बीम्स। 8.4 है शायद शेयर का, देखिए कहां पर है। हाँ ये रहा 8.4 शेयर, दिख गया सबको, ओके। ये शेयर का क्लॉज है। वीडी कैसे निकालना है, क्योंकि जब तुम कह रहे हो कि वी इज लेस देन 0.6 वीडी, तो ये पता तो होना चाहिए ना कि वीडी क्या है। तो वीडी कैसे निकालते हैं? वीडी यहां से निकालते हैं, ठीक है। ये वीडी है। वीडी इज वीएन अपॉन partial safety factor and Vn or Vp is this AV FYW √3। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, ओके। शेयर एरिया यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वेब, ओके। ठीक है, ये क्लॉज पढ़नी है, 8.4 पढ़ना है, बस यहीं तक पढ़ना है। समझ में आ गई कौन कौन से क्लॉजेस करने हैं, ठीक है। और मैं बुक के भी पेजेस आपको बता दूंगी, बुक के पेजेस भी बता ही देती हूँ, ठीक है। एक तो ये प्लास्टिक मूवमेंट वाले क्वेश्चन नहीं करने। डिजाइन ऑफ बीम्स में पहला पढ़ लेना आप, एग्जाम्पल 1 और 2 नहीं करना है, ठीक है। आपको पढ़ना है पेज नंबर 206 तक पढ़ना है अभी, ओके। पेज नंबर 206 बुक का जो बीम्स का चैप्टर है उसमें 206 तक पढ़ना है, मगर एग्जाम्पल 1 और 2 नहीं करना, ये नहीं आता पेपर में। आप इतना पढ़ के रखना थर्सडे तक। थर्सडे को हम बैठकर सीधा न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। मैं ये स्लाइड डाल दूंगी आपके लिए और थोड़ा रेफरेंस के लिए, तो थोड़ा उसमें से देखना, थोड़ा आईएएस कोड में से और थोड़ा बुक में से, इन तीनों को इकट्ठा करके पढ़ना। फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे सीधा। न्यूमेरिकल आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी खत्म करते हैं, ठीक है। रोहित, राजीव, 2 ही मिनट रहते हैं बेटा। नीरज आप क्लास पे पूछ लेना बेटा, 2 ही मिनट रहते हैं, या फिर आप पूछना चाहते हो तो पूछो। असाइनमेंट से पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए ना आप। अभी 1 मिनट, मैम अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। अच्छा, मगर अभी 1 ही मिनट रहता है बेटा। अनम्यूट तो कर दूंगी मैं, 1 मिनट ही रहता है। या फिर दूसरी क्लास करूं? आप कमेंट्स में पूछ मैम लेना, नहीं भी आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, ठीक है। मैम कमेंट्स में पूछ लेना, नहीं हेलो आएगा मैम। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी डाउट्स, ओके। मैम ओके नीरज, ओके राजीव, ठीक है बेटा। क्लास खत्म करती हूँ। आप ये जो अभी रेफरेंसेस दिए हैं सारे ये पढ़ने हैं आपने खुद, और नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेके आना, साथ में न्यूमेरिकल कर लेंगे, ओके। अभिषेक ठीक है, थैंक यू, ओके बेटा, ओके, थैंक यू।
चलो कोई बात नहीं, ये शीट में डाल दूंगी, ठीक है, इसको मैं इरेज नहीं करूंगी। ओके, सॉरी। अच्छा हाँ, तो डिजाइन में हम ट्रायल सेक्शन लेंगे और एमडी चेक कर देंगे, ठीक है, शियर चेक कर देंगे, डिफ्लेक्शन चेक कर देंगे। इसके साथ ही दो चेक और होते हैं बीम में, वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये जनरली लेटरली रीस्टेन बीम में नहीं होते हैं, मगर फिर भी कई बार क्या होता है, कई बार कैसे होता है, जैसे ये आपका आई सेक्शन है, ठीक है, और ये आपकी बीम है। कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड लोड यहाँ पर लग रहा है, तो जब कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगता है, हैवी कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है, या फिर ये जो पोर्शन है जहां पर रिएक्शन है, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड की तरह है ना अभिषेक, ये जो रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो लाइक ए पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, है ना। तो इस केस में क्या होता है, ये मान लीजिए ऐसे लग रहा है, तो उस केस में क्या है, ये जो वेब है, इट एक्ट्स लाइक ए कॉलम, स्लेंडर कॉलम। ये जो वेब है पतला सा है ना, और इसके ऊपर डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स आ रही है, देखो ऊपर से। अगर ये वाला या ये जगह हम, ये वाली पोजीशन अगर हम कंसीडर करें, तो ये जो वेब है, इट इज डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू ए हैवी कंप्रेसिव फोर्स। उस केस में क्या होता है, बिकॉज वेब बीइंग ए थिन एलिमेंट, पतला एलिमेंट होता है ना, तो समटाइम्स इट बकल्स। ओके, तो इसको तो हम कहते हैं वेब बकलिंग, ठीक है। और क्योंकि ये हैवी कंप्रेसिव फोर्स है, इसकी वजह से कई बार क्या होता है, मान लीजिए बकलिंग तो नहीं हुई पर क्रशिंग हो गई, और वो जो क्रशिंग होती है वो जनरली रूट के पास ऑब्जर्व की गई है। रूट का मतलब यहाँ पर जहां सर्कुलर पोर्शन होता है ना, उसको हम रूट कहते हैं। जैसे ये आपका अगर आई सेक्शन है, तो ये इस तरह से आता है ना, इस तरह से आता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये जो ये रेडियस ऑफ रूट होता है R1, ये जो सर्कल क्रिएट करते हैं, राइट, ठीक है। तो रूट के पास यहाँ पर क्रशिंग होती है, क्या होती है, क्रशिंग। तो इसको हम कहते हैं वेब क्रिपलिंग या वेब क्रशिंग। ओके, समझ आई दोनों, बकलिंग और क्रिपलिंग क्या है। तो जब डिजाइन का प्रॉब्लम आएगा, तब आप हर क्वेश्चन में बकलिंग और क्रिपलिंग नहीं करोगे, क्या करोगे, सिर्फ इतना करोगे। ओके, वेब बकलिंग और क्रिपलिंग करना है तो वो अलग से मेंशन करेगा, चेक फॉर वेब बकलिंग एंड क्रिपलिंग आल्सो। समझ रहे हैं, क्योंकि जो ये रोल्ड स्टील सेक्शंस हैं, ये वाले चेक हैं जो जनरली ये प्लेट गर्डर के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं बेटा, प्लेट गर्डर के लिए होते हैं। प्लेट गर्डर के लिए इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा होता है वेब उसका, राइट। ये टेलर मेड है, टेलर मेड जानबूझ के लंबा वेब बनाया जाता है, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेक्शन मॉडुलस हमें ज्यादा मिले, राइट, समझ रहे हैं। मगर जो रोल्ड स्टील सेक्शन है, जो सिंगल एलिमेंट रेडीमेड अवेलेबल सेक्शंस हैं, उनमें इस चेक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इस तरह से ज्योमेट्रिकली प्रोपोर्शनेट किए गए हैं, ज्योमेट्रिकली इस तरह से प्रोपोर्शनेट किए गए हैं कि उनमें बकलिंग, वेब बकलिंग और क्रिपलिंग नहीं होता। प्रिंस, मेरी बात समझ में आई है। प्रिंस, हाँ, ठीक है। तो जो आप सिंगल एलिमेंट डिजाइन करेंगे, रोल्ड सेक्शन डिजाइन करेंगे, ISMB ISLB जो भी सेलेक्ट करके स्टील टेबल से, वहां बकलिंग क्रिपलिंग का चेक नहीं करना। ओके, मगर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि चेक फॉर वेब बकलिंग एंड क्रिपलिंग आल्सो, तब आप उसको स्पेशली, इसका मतलब है कि एग्जामिनर वांट्स टू सी वेदर यू नो दिस और नॉट, राइट, ठीक है, तो वहां करना है। और ये वैसे किसके लिए होता है, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, प्लेट गर्डर के लिए, प्लेट गर्डर या डीप बीम्स। तुम लोगों ने कास्टिलेटेड बीम सुना है किसी ने नाम, कास्टिलेटेड बीम नाम सुना है किसी ने, आफ्ताब, नहीं सुना, अच्छा तो सुनो मैं बताती हूँ। हाँ, डीप बीम होता है, हाँ बिल्कुल।
अच्छा, कास्टेलेटेड क्या, देखो जब तुम सपोज करो कि हल्का है लोड, तो क्या करते हो, आपने सिंगल एलिमेंट उठा लिया, आई सेक्शन बीम बना दी, है ना, गर्डर डाल दिया। लोड और ज्यादा हैवी है तो आप क्या करोगे, बिल्टअप बना दोगे, प्लेट लगा दी ऊपर, है ना। प्लेट लगा के क्या किया आपने, जेड बढ़ा दिया, इसका जेड बढ़ गया ना इसका। और चाहिए मेरे को ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या करूंगी, एक प्लेट और लगा सकती हूँ मैं, लो जी लगा दी, बन गया, ठीक है ना। जेड बढ़ गया, और ज्यादा जेड बढ़ गया। अब मुझे और ज्यादा जेड चाहिए तो मैं क्या करूं, तो एक ना ये भी ढंग आता है। अगर मैं आई सेक्शन आपको ऐसे दिखाऊं, साइड व्यू, तो इस तरह से होता है ना आई सेक्शन। देखो आई सेक्शन ये होता है ना, ये फ्लैंज है और ये वेब है। तो कई बार क्या करते हैं, हम इस आई सेक्शन को ऐसे काट देते हैं, ऐसे करके मैंने काट दिया आई सेक्शन को, राइट, ठीक है। और अब हम इसके जो दो टुकड़े हुए हैं उनको जोड़ेंगे। मगर जब हम उसको जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसको यहां पे रखेंगे। कैसे, देखिए, उससे क्या होगा, इसकी डेप्थ बढ़ जाएगी। और ये जो है बीच में, ये खाली स्पेस है, यहाँ पर मटेरियल नहीं है, और ये इसका फ्लैंज है। यानी इसको काट के मैंने ऐसे कर दिया, तो जो डेप्थ यहाँ पर थी उससे ज्यादा डेप्थ अवेलेबल हो गई, है ना। और आपको मालूम है कि मोर मटेरियल शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इन ऑर्डर टू हैव मोर सेक्शन मॉडुलस, है ना। इस वाले का सेक्शन मॉडुलस इससे ज्यादा है। समझ में आई राहुल, डेप्थ बढ़ गई ना इसकी। तो इस बीम को हम कहते हैं कास्टिलेटेड बीम, ओके। अगर इसके बाद भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, फिर मैं क्या करूंगी, एक प्लेट लूंगी लंबी सी, और एक प्लेट यहां लगा दूंगी, एक प्लेट यहां लगा दूंगी, यहां पर वेल्डिंग कर दूंगी, और इसको मैं क्या कहती हूँ, प्लेट गर्डर। ठीक है ना, ये तो आप कितना भी बना सकते हैं। नहीं, वेब पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आई सेक्शन बना ही इसलिए है। आई सेक्शन बना ही इसलिए क्योंकि जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है, वो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ऐसे होता है। यहाँ पर तो जीरो स्ट्रेस होती है ना बेटा। प्लेट लगाने से वेब बकलिंग चांस नहीं। इस केस में क्या करते हैं, जब ये बहुत लंबा हो जाता है ना वेब, जैसे इसमें भी वेब लंबा है, तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ करूंगी। मुझे यहाँ स्टिफनर्स लगाने पड़ते हैं वेब बकलिंग रोकने के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, कहाँ चला गया। शेयर कहाँ चला गया हमारा। माय गॉड, ठीक है। एक मिनट बेटा, मेरे पास आ क्यों नहीं रहा कुछ। कैन यू सी, कैन एवरीबॉडी सी मी, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या हो गया। अच्छा, मुझे मेरे में क्यों नहीं आ रहा स्क्रीन। हाँ, सबको दिख रहा है, दिख रहा है सबको। अच्छा ठीक है, ठीक है। कुछ हो गया था, ये मेरे मेरे यहाँ कुछ नेट प्रॉब्लम। अच्छा, ये समझ आ गया ना कि हमें वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग का। हाँ, मे बी यू आर राइट, मेरा पावर पॉइंट में ही प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, ओके। चलो, हाँ, हम ये कह रहे थे, वेब बकलिंग क्रिपलिंग मैंने अभी तुम्हें समझाया नहीं है ना, तो आई विल एक्सप्लेन इट नेक्स्ट टाइम टू यू, ओके। वेब बकलिंग और क्रिपलिंग, अभी मैं सिर्फ डिजाइन के बारे में बता रही हूँ, वो भी उतना पोर्शन बताऊंगी जितना तुम्हें नहीं आता, ओके।
इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। डिजाइन के लिए ट्रायल सेक्शन आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका बेसिस क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस। ओके, ZP। ZP के बेस पर आप स्टील टेबल से या IS 800 से हम ZP रिक्वायर्ड निकाल लेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम सेक्शन ट्रायल चूज करोगे। ओके, या IS 800 से। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। ठीक है, ये लिखी हुई है प्रॉब्लम। Simply supported beam has an effective span of 7 meter, carries a uniformly distributed load of 50 kilonewton per meter. Dead load है, live load है, Fy दे रखा है, E दे रखा है। ओके, उसको हमने फैक्टर्ड में कन्वर्ट किया। ओके, फैक्टर्ड का मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई किया, राइट। बेंडिंग मोमेंट निकाला WL²/8, shear फोर्स निकाला WL/2। अब सेक्शन मॉडुलस निकाला। सेक्शन मॉडुलस कैसे निकाला मैंने, सेक्शन मॉडुलस निकाला है इस फॉर्मूले से। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। अगर तुम्हें याद हो, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू M/Z। याद है ना, बेंडिंग में थ्योरी ऑफ बेंडिंग पढ़ी है ना नीरज, वही फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू M/Z। मगर प्लास्टिक है, क्योंकि ये प्लास्टिक है इसलिए यील्ड स्ट्रेंथ है, राइट। क्योंकि ZP है इसलिए यील्ड स्ट्रेंथ है, और जब ZE होता है तो परमिसिबल स्ट्रेस होती है, राइट। चलिए आगे। ओके, तो ZP निकाल सकते हैं, M हमारे पास है, Fy हमारे पास है, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी है। तो ये कैलकुलेट किया और ये आ गया ZP रिक्वायर्ड। अब आप इस ZP के कॉरस्पॉन्डिंग दो ढंग होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, इस ZP से ZE निकाल लेते हैं और ZE के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन ले लेते हैं। मैं ऐसे नहीं करूंगी यहाँ, ऑल्दो इस ट्रांसपेरेंसी में इस स्लाइड में ऐसे कर रखा है, मगर आप पेपर में ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, समझ आई मोहम्मद अजहर। एक टर्म और मैं तुम्हें बताऊं, एक टर्म होती है शेप फैक्टर। ओके, कई बार वो आप लोग MCQ वगैरह करते हैं ना, SSC के और JEE के, वहां पूछ लेते हैं शेप फैक्टर क्या होता है। अभी बता रही हूँ। शेप फैक्टर इज ZP अपॉन ZE। ओके, ठीक है राजीव यादव, अगली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते हैं। ZP अपॉन ZE इज assumed to be 1.15। I सेक्शन के लिए जनरली ZP इज 1.12 से समथिंग है, वो पीछे ना टेबल बनाई हुई है इसी स्लाइड्स में, वहां से पता चल जाएगा आपको। इट इज ए रेशियो, और किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ओके, तो हम अगर हमारे पास ZP है तो हम ZE निकाल सकते हैं बाय अज्यूमिंग द रेशियो। आपको स्लाइड पीछे जाओगे ना, इसी में वहां पीछे शेप फैक्टर और स्लाइड दोनों समझा रखा है, सॉरी शेप फैक्टर एंड ZP अपॉन ZE। मगर मैंने क्योंकि बोला कि हम न्यूमेरिकल जो करेंगे वो हम ZE से नहीं कर रहे हैं, हम ZP के ही बेस पर करेंगे। ओके, तो अब आप क्या करिए, IS 800 या स्टील टेबल्स खोलिए और ये देखिए कि जो ZP रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन सा सेक्शन चलेगा। ठीक है, और टाइम खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास का इनविटेशन मिल जाएगा। अगली क्लास करनी है या नहीं आज, या इसी में थोड़ा सा समझा दूं? फटाफट बोलो, 4 मिनट है मेरे पास। आज रहने दें, चलो ठीक है, जितना बता सकती हूँ उतना करते हैं, और खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम समझ लेंगे। ठीक है, तो आप ZP के बेस पर कोई भी ट्रायल सेक्शन चूज करेंगे, जैसे इसने चूज किया ISMB 500। ओके 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 नीरज, ठीक है, ISMB 500 चूज किया, उसकी प्रॉपर्टीज लिस्ट कर दी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, राइट। ठीक है, और फिर सेक्शन क्लासिफाई किया, क्योंकि अब प्रॉपर्टीज हैं तो आप सेक्शन क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए
एक कॉम्पैक्ट आता है और एक प्लास्टिक आता है। तो जो दोनों में से छोटी कैटेगरी होगी वो हम मानेंगे। कई बार क्या होता है दोनों से सेम आ जाता है, जैसा हमारे पिछले क्वेश्चन में आया था। अगर दोनों से डिफरेंट आता है तो हम कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर जिससे हमें कम वैल्यू मिले वो ले लेंगे। तो हम यहाँ इसे कॉम्पैक्ट एज्यूम करेंगे और ये सेल्फ वेट निकाला है, फैक्टर्ड लोड निकाला है, एमएक्स जेडपी रिक्वायर्ड फिर से निकाला है और ये दिखाया है कि सेक्शन इज एडिक्वेट। ओके, ये रिक्वायर्ड है और ये प्रोवाइडेड है। ये टेबल में से आया है, सॉरी आईएस कोड से आया है। ठीक है, शियर फोर्स निकाला, शियर स्ट्रेंथ निकाला, V is less than 0.6 VD दिखाया, MD निकाला, वैसे ही सेटिस्फाइड। क्यों सेटिस्फाइड? बिकॉज इट इज लेस देन द मोमेंट कमिंग ऑन द सेक्शन। डिफ्लेक्शन चेक किया 5WL4 by 384, ठीक है, L/300 से कम हो है तो सेफ है। टेबल 6 में लिस्टेड हैं डिफ्लेक्शन, सारे डिफ्लेक्शन लिमिट्स एंड सेफ। इसमें आगे वेब बकलिंग क्रिपलिंग है वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, बस इतना ही है ये। ठीक है, बस करें इसे, अगली बार कर लेंगे। बस ये वाला क्वेश्चन यहां तक आप समझना, हाँ वही सबमिट करने हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जहां तक मैंने अभी बताया वेब बकलिंग क्रिपलिंग से पहले आप पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आओगे मंडे को। ठीक है, ओके राहुल, ओके प्रिंस, ओके नीरज, असाइनमेंट ले आना। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी असाइनमेंट मत पूछो, अभी आप पढ़ो। बीम डिजाइन करना है, अगली बार सबको आना चाहिए। मेरे पास जब आओ तो बीम डिजाइन सबको आनी चाहिए, सिंपल बीम डिजाइन। ओके, और मैं कुछ न्यूमेरिकल की फोटोग्राफ्स भेज दूंगी स्कैन करके, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, गो थ्रू देम along with this। ओके जयप्रकाश, ओके खत्म करते हैं। हाँ ओके बेटा, ओके शिवम।